हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। और एक बार फिर आपका स्वागत है क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 में हम आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4 लेक्चरों में बात कर ली है और अब हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में बात की थी बोर मॉडल पे। बोर मॉडल क्या है, उसका विग्रहित क्या है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, बेग कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, एटम की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में ब्रीफली हम लोग बात करने वाले हैं। पर उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी चीज बताता हूं, एक दो। देखो, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, यूनिट सेकंड है ये। देखो, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, एक टर्म आती है पृथक्करण ऊर्जा। क्या होती है पृथक्करण ऊर्जा? पृथक्करण ऊर्जा क्या है? ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आनी चाहिए। डेफिनेशन वगैरह सारी नोट्स में आपको मिल जाएगी। पृथक्करण ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी देखो क्या है। अगर मैं डेफिनेशन ग्रुप में बताना चाहूं तो मैं डेफिनेशन आपको बता सकता हूं, वैसे मैं वैसे भी समझा दूंगा। देखो, किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। अनंत का मतलब वो नाभिक से, पूरे परमाणु से या नाभिक के आकर्षण से क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब क्या हो गया, वो पृथक हो गया। तो उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, पृथक्करण ऊर्जा। के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है, सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है, सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। देखो कैसे, जैसे मुझे पता है, अगर मैं एग्जाम्पल लूं हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा हम निकाल चुके हैं। पहले को उसके लिए कितनी आई थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी कि नहीं आई थी। तो देखो, जैसे बोलो कि इसमें ये ऊर्जा स्तर है, ये कोष है, ये पहला कोष n बराबर, उसके बाद दूसरा कोष n बराबर, तीसरा कोष n बराबर चौथा। ऐसी तो था कि ये हाइड्रोजन है, ये पहला कोष होता है, दूसरा कोष होता है, तीसरा K तो मैंने ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, अब इसकी एनर्जी क्या होगी, E1, और मुझे पता है हाइड्रोजन के लिए E1 कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 द्वितीय कोष की ऊर्जा कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितनी आई थी, -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 कितनी आई थी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी कि नहीं आई थी, यही आई थी। क्या कह रहे हैं, पृथक्करण ऊर्जा क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था में। तो देखो, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, पहले तो ये समझो। किसी की जो पहली जो अवस्था होती है, पहला जो कोष होता है, जैसे ये तो नाभिक है, और पहला जो कोष होता है वो क्या कहलाता है, वो उसकी मूल अवस्था कहलाती है। देखो, मैंने क्या बोला कि किसी की जो पहला जो कोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, मूलावस्था, या हिंदी में बोलूं तो आद्यावस्था, अंग्रेजी में बोलूं तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, पहला जो ऊर्जा स्तर होता है, पहला जो कोष होता है वो उसकी क्या कहलाती है, मूल अवस्था या आद्यावस्था। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये n बराबर 1 होगा जैसे अगर मैं बात करता, और अगला क्या होगा, n बराबर 2। तो किसी का जो n बराबर 1 है, जो पहला कोष है, वो क्या कहलाती है, उसकी मूल अवस्था, आद्यावस्था या क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। उत्तेजित अवस्था क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है। अगर मैं बोलूं कि प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान होता है तो 2। कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन पहला उत्तेजित होकर कहां जाएगा, दूसरे कोष में जाएगा। सबसे पहले आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले दूसरी चढ़ोगे, फिर तीसरी। तो जो पहली जो उत्तेजित अवस्था होती है वो क्या होता है, दूसरा कोष होता है। ठीक है, n का मान कितना होता है, 2। पहली जो अवस्था होगी जस्ट पहली, n बराबर 1, वो क्या होती है, उसकी मूल अवस्था या क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और जो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, उत्तेजित अवस्था। और ये कौन सी उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में भी कौन सी, प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन इसी में आया है, तो ये उत्तेजित अवस्था। तो पृथक्करण ऊर्जा क्या है कि इस उत्तेजित अवस्था से n बराबर 2 से, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे n बराबर कहाँ तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। मुझे पता है कि अनंत स्तर की ऊर्जा क्या होती है, E इनफाइनाइट की क्या होती है, 0। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका। तो n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, सेपरेशन एनर्जी कहलाती है, SE पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। उत्तेजित अवस्था क्या होती है आप समझे,
मूल अवस्था क्या है आप लोग समझे। उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, पृथक्करण ऊर्जा या क्या कहलाती है, सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, यही मैं साथ में बता दूं आप लोगों के लिए कि यहां से फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो ऊर्जा क्या कहलाएगी। तो देखो, जब मुझे फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में भेजना होता तो ये उत्तेजित होता, तो इसके लिए मुझे एनर्जी देनी होती, तो इसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव, उत्तेजन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। तो जो इलेक्ट्रॉन जब पहले से दूसरे में गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, ईपी होगी। ईपी क्या होगी, ये उत्तेजन एक्साइटेशन पोटेंशियल उत्तेजन विभव होगा। ठीक है, उत्तेजन विभव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट से आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, मतलब उत्तेजित करने के लिए, नाम में पता चल रहा है उत्तेजन ऊर्जा, इसका मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट से उसको उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, उत्तेजन विभव या क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा। मतलब n बराबर 1 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि जब उत्तेजित होगा तभी कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो उत्तेजित होकर कहां जाएगा, दूसरे में। सेपरेशन एनर्जी में और इसमें उत्तेजन ऊर्जा में कितना सा अंतर है, उत्तेजन ऊर्जा मैंने साथ में बता दी है। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं ना, मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उत्तेजन ऊर्जा तो क्या है, उत्तेजन विभव क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1 से n बराबर 2 में, मतलब उसकी दूसरी अवस्था में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, दूसरे कोष में पहुंचाने के लिए क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव कहलाता है। और किसी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पृथक्करण ऊर्जा, नाम में ही है पृथक्करण, मतलब जब इलेक्ट्रॉन अनंत में पहुंच जाएगा, अनंत एनर्जी लेवल में, पता नहीं कहां, तो नाभिक अट्रैक्शन या आकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो नाभिक जो परमाणु का जो एरिया होगा नाभिक से वो क्या हो जाएगा, फ्री। इसका मतलब वो क्या हो गया, पृथक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, पृथक्करण ऊर्जा नाम दे दिया। इसको लिख लो, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं। लिखो इसको, आयनन विभव क्या होता है देखते हैं। देखो, मैं वो आपसे पूछता कि प्रथम पृथक्करण ऊर्जा कौन सी होगी, तो प्रथम कौन सी होगी, ये जहां से वो जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, जैसे मैं ये जाता तो इसको बोलता मैं SE1, बोलता कि नहीं बोलता, इसको SE2 SE3। ठीक है, इसका मतलब सबसे कम मान किसका हो, ऐसी अगर पृथक्करण ऊर्जा के लिए देखें तो n बराबर क्या होगा, सबसे कम n बराबर 2, क्योंकि प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होती है, n बराबर 2। दूसरे को उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, या अवस्था जो उसकी स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, प्रथम उत्तेजन अवस्था। क्योंकि सबसे जो पहली होगी n बराबर 1 वो तो उसकी मूल अवस्था है ग्राउंड स्टेट, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में गया तो प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आयनन विभव क्या है, इसको मिटा दूं। ठीक है, देखो वीडियो को पीछे ले जाके भी आप लोग लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं आयनन विभव क्या है, इसको आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं IP से, आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाते हैं तो विभव लगा देते, क्योंकि विभव की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने 10th में भी पढ़ा होगा। आयनन विभव क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट का मतलब आद्य अवस्था या मूल अवस्था, प्रथम अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, IP कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैं बोलूं क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये एनर्जी लेवल है, ये कोष है n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, तो प्रथम कोष की ऊर्जा E1, E2, E3, E4, और अनंत कोष की ऊर्जा क्या होगी, E अनंत होगी। तो इलेक्ट्रॉन को पहले कोष से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। अच्छा देखो, तो इसका मतलब आयनन विभव का क्या फॉर्मूला बना कि इसका मतलब अगर मैं देखूं आयनन विभव के लिए कि जो अंतिम ऊर्जा स्तर होगा, जो प्रथम ऊर्जा स्तर होगा वो क्या होगा, प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, E1। प्रथम ऊर्जा स्तर का मतलब n बराबर 1, कोष की संख्या 1, जो बिल्कुल नाभिक के नजदीक है पहले वाला। वहां से इलेक्ट्रॉन को मैं कहां पहुंचा रहा हूं,
कहाँ पहुंचा रहा हूं, n बराबर अनंत कोस में। इसकी ऊर्जा क्या है, E इनफाइनाइट। उस दौरान जो ऊर्जा दी जा रही है वो क्या कहला रही है, IP आयनन विभव कहला रही है। इसका मतलब अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा दोनों का आयनन विभव निकालने के लिए तो क्या करूंगा, E अनंत माइनस E1 प्रथम अवस्था की ऊर्जा और अंतिम अवस्था की ऊर्जा। ये तो होगी कि इसकी जो अनंत तक पहुंचाने वाली ऊर्जा जो आती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, E अनंत होती है, और प्रथम कोष की पहले कोष की ऊर्जा क्या होती है, E1। तो IP अगर मैं निकालूंगा आयनन विभव तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो E अनंत माइनस E1। और मुझे पता है कि इसकी ऊर्जा कितनी होती है, E अनंत की ऊर्जा कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब IP बराबर क्या आ जाएगा, अरे अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, मैक्सिमम होती है 0, क्योंकि जो 13-13.6 पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से बात की है, -13.6 का मतलब सबसे कम है, वो नेगेटिव में है। वो जैसे जैसे आप जाते जाओगे, वो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था 1.5, क्या लिखा था, लिखा था Z²/n। तो वहां से आप निकाल सकते हैं। देखो IP क्या आएगा, -E1, ये तो 0 हो गया, अनंत पे ऊर्जा 0 होती है, मतलब मैक्सिमम होती है -E1। अच्छा, अगर मैं लगा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, के लिए आयनन विभव का मान ज्ञात करो। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटम में मैंने निकाली थी कि जो E1 थी उसकी ऊर्जा कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गया, E अनंत में, वही क्या होता है, आयनन विभव। ठीक है, ये कितना देना पड़ा इसको निकालेंगे, और ये क्या होता है, E1। तो ये E1 से जा रहा है E अनंत में, मतलब ग्राउंड स्टेट E1 ही होती है। E1 का मतलब प्रथम कोष की जो ऊर्जा है वो, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब मूल अवस्था या आद्य अवस्था, उसकी ऊर्जा क्या होती है, E1, N1, तो ऊर्जा क्या होगी, E1। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, E अनंत में जा रहा है। ठीक है, उस दौरान जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है, IP। तो हाइड्रोजन के लिए मुझे पता है E1 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है कि नहीं होती, तो इतनी होती है। तो इसके लिए मैं IP निकाल सकता हूँ, फॉर हाइड्रोजन के लिए IP बराबर E अनंत माइनस E1 की वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, E अनंत तो क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, पहले कोष में, तो उसको अगर मैं इतनी जितनी ऊर्जा इसकी है, अगर इतनी ऊर्जा मैं प्लस में उसको दे दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। मतलब वो नाभिक से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जो एनर्जी मैंने दी है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। मतलब इतनी एनर्जी तो होती है इलेक्ट्रॉन की, तो रिक्वायर एनर्जी कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो पहले कोष में है वो इतने आकर्षण से बंध रहा है, उसको इतनी एनर्जी चाहिए। अगर वो इतनी में धनात्मक, उसकी धनात्मक एनर्जी होती है, उतनी अगर धनात्मक एनर्जी दे दी जाए, ऊर्जा दे दी जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। तो जो फ्री करने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है अनंत में पहुंचाने के लिए, वही तो क्या है, आयनन विभव। और उसका मान कितना आएगा, जो प्रथम कोष की जो ऊर्जा है उसका जस्ट अपोजिट, वो नेगेटिव में तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में। अगर इसको मैं इतनी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं और इसकी कितनी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ओवरऑल एनर्जी इसको पूरी की पूरी हो जाएगी, फुलफिल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि नाभिक का भैया इतना एहसान है इलेक्ट्रॉन पे कि नाभिक घूम रहा, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो पहले कोष की जो एनर्जी है E1 वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब नाभिक का इतना एहसान है इस पे कि भैया मेरी इतनी एनर्जी अगर मुझे कोई दे दे, जितना तू तेरी एनर्जी है मेरे ऊपर, मेरे एहसान है तेरे ऊपर, इतनी एनर्जी अगर मुझे कोई दे दे तो तू बाहर हो जाएगा। वो एनर्जी जो दी जा रही है वो क्या है, आयनन ऊर्जा है, क्या है, आयनन विभव। तो अगर इसको मुझे पहले कोष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उतनी ही मात्रा में, केवल परिमाण कैसा होगा, उल्टा होगा। ये ऋणात्मक है तो क्या देनी होगी, धनात्मक देनी होगी। तो जितनी अगर मैं धनात्मक दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक का आकर्षण उस पर क्या हो जाएगा, खत्म। तो वो कहां चला जाएगा, अनंत में। वही क्या है, आयनन विभव, कि उसकी ग्राउंड स्टेट से उसको कहां पहुंचा रहे हैं हम लोग, अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, इसको बना लो चाहो तो, फिर मैं बताता हूं आगे। बनाओ, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब बात करता हूं मैं, नई हेडिंग डालो। ये तो जनरल जानकारी थी कि आयनन विभव क्या है, पृथक्करण ऊर्जा क्या है और उत्तेजन विभव क्या है। ठीक है, आप लोग जान चुके हैं। नोट्स में आपको सारी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से मिल जाएंगी और सारा खेल समझने का है। नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, PDF आपको यहीं चैनल पे। देखो अब मैं बात करता हूँ अगली, जो हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन एटम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा।
देखो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रा के बारे में पहले भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूं पिछले लेक्चरों में। स्पेक्ट्रा जो होता है, एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है तो एक तो क्या होता है, लीनियर होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, और क्या होता है वो, और असतत होता है वो, असतत स्पेक्ट्रा। ये नीट वगैरह के एग्जाम में लाइन सीधी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि जो एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है, लीनियर, और कैसा होता है, असतत होता है। इसका मतलब क्या, पहले ये समझो, फिर हाइड्रोजन एटम के बारे में तो बाद में बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम के। जैसे ये कोई पात्र है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है, माना हाइड्रोजन गैस ही भरी हुई है, ठीक है, H2 गैस, ठीक है। इस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं, लाइट डाल रहा हूं, डाला नहीं डाल रहा हूं, तो ये क्या करेगा, कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके जो कण होंगे, और कुछ को ये क्या कर देंगे, अमिट कर देंगे, मतलब खुद को तो अवशोषित कर लेंगे, कुछ प्रकाश को तो, माना श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में सारे प्रकाश होते हैं, ठीक है, सब रंगों को लिए होता है, मैंने पहले भी बात की थी। तो इसमें गैस भरी हुई, तो ये क्या करेंगे, इस गैस के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो कुछ प्रकाश को तो अवशोषित कर लेंगे और कुछ को क्या कर देंगे, उत्सर्जित कर देंगे, ठीक है। तो उत्सर्जित करेंगे, वो हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी कोई, उस पर जाके वो दिखाई देंगे कलर, क्या दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे, और जिसको अवशोषित कर लेगा, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को वो अवशोषित कर लेगा, जो प्रकाश की जो ऊर्जा होगी, तो वो इसमें हमको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा कि नहीं देगा, तो वो तरंग दैर्ध्य नहीं आएगी, वो लैम्बडा नहीं आएगी। हम आगे बात करेंगे तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। तो अगर जिस प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, वो मुझे आगे जब मैं इसको देखूंगा, जब कुछ बची एनर्जी को जो उत्सर्जित करेगा ये, तो वो मुझे नहीं दिखाई देगा। जैसे किस रूप में उत्सर्जित करता है मुझे पता है, विबग्योर पढ़ चुके हैं हम थोड़ा बहुत। तो माना इसने ब्लू कलर की जो प्रकाश था उसको अवशोषित कर लिया, तो मुझे ब्लू कलर की पट्टी दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये एक तो क्या होगा, एक लाइन के रूप में दिखाई देगा, ऐसे 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 दिखाई देता है, क्योंकि कोई गैस होगी तो गैस में पार्टिकल होंगे, पार्टिकलों में कणों में क्या होंगे, परमाणु, तो परमाणु का स्पेक्ट्रा कैसा आएगा, लाइन के रूप में दिखाई देगा, तो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। और अगर जिनको अवशोषित कर लेगा तो वो नहीं दिखाएंगे, तो कहीं तो दिखाई देंगी चमकीली, कहीं धब्बे दिखाई देंगे, कहीं चमकीली दिखाई देंगे, कहीं धब्बे दिखाई देंगे। जिनको अवशोषित कर लेगा वो दिखाई नहीं देंगे, तो वो सतत होगा या असतत होगा, तो वो कैसा होगा, असतत होगा, ठीक है, कैसा होगा, असतत। इसीलिए हम बोलते हैं कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है, एक तो कैसा होता है, लीनियर, और एक कैसा होता है, असतत होता है, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में। ये तो एक जनरल जानकारी दी थी कि एटम का स्पेक्ट्रा कैसा होता है, लाइन लीनियर होता है, और कैसा होता है, असतत होता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो एक्चुअल में स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें रंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब कोई प्रकाश डाला जाता है, कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली जाती है, ठीक है, कोई किरण डाली जाती है, तो कुछ को तो अवशोषित कर लेती है गैस, अगर उसमें भरी हुई है, और कुछ को क्या कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। उसको जब किसी प्लेट पे डाल के देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल के देखते हैं, तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। जो कि परमाणु के लिए कैसा होगा, असतत होगा, और कैसा होगा, लाइन स्पेक्ट्रा होगा, लाइन के रूप में होगा। देखो मैं हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, मैं पहले भी बताया था थोड़ा बहुत। और देखो इसका पहला एनर्जी लेवल और ये दूसरा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब ये इसका पहला कोष है तो एन का मान कितना होगा, एक, ये इसका दूसरा कोष है तो एन का मान कैसा होगा, ठीक है, ये होगा। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर उनको कोई उनको विकिरण डाली जाएगी, किरण डाली जाएगी, तो उससे वो ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। और ऊर्जा का अवशोषण जब इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। अरे भाई कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण, मतलब परमाणु में क्या घटना हो रही होगी, जो मैं रहा हूं, प्रकाश डाला जाता है गैस पे तो आगे निकल जाते हैं, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसको निकाल देता है, ठीक है। तो ये बात है। तो देखो क्या है एक्चुअली परमाणु में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके, जो विकिरण उस पर अपन ने डाली थी उनसे ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है, अच्छा ऊर्जा का अवशोषण करके कहां गया, से कहां गया, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। मैं मानूं पहले कोष की जो ऊर्जा है वो क्या है, E1, और दूसरे कोष की जो ऊर्जा है वो क्या है, E2, ठीक है। तो इसने ऊर्जा का अवशोषण, मैंने विकिरण डाले उससे ऊर्जा का अवशोषण किया, ठीक है। तो तभी तो मैं बोल रहा था कि ऊर्जा का अवशोषण किया तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां गया, उच्च ऊर्जा स्तर में।
तो मुझे पता है कि कोई भी चीज या इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर में अस्थायी होता है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की क्या बात है, सबकी बात ही है। हर कोई कैसी एनर्जी में रहना चाहता है, निम्न ऊर्जा में। अरे आपको किसी बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया जाए बहुत टॉप पे, है ना, और आपको बोला जाए कि यहाँ खड़े रहो, तो आप वहां स्टेबल होंगे क्या? नहीं होंगे, वहां स्थायी होंगे, आप डरेंगे। लेकिन आपको जमीन पे लाकर खड़ा कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए हर कोई चीज अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर में चलेगी तो वापस किस ऊर्जा स्तर में आनी चाहती है? नीचे वाले में, ठीक है, क्योंकि वहां वो क्या होती है? स्थायी होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब एनर्जी उसको दी जाती है, उसमें विकिरण डाली जाती है, तो ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन वहां क्या होता है? अस्थायी होता है। तो वापस कहां आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो एनर्जी अवशोषण की, ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा? ऊर्जा का क्या करेगा? ये उत्सर्जन करेगा। किसका? ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का। उच्च ऊर्जा स्तर से जब कहां आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये ऊर्जा का जब उत्सर्जन करेगा तो इस उत्सर्जित ऊर्जा को जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल के देखा जाता है, उस पर क्या प्राप्त होते हैं? हमें चमक प्राप्त होती है लाइंस के रूप में, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इसी को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्यों बोला? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रा आ रहा है, जो ये लाइंस आ रही हैं, चमकीली लाइनें आ रही हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से। कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई विकिरण डाली या ऊर्जा दी तो ऊर्जा को प्राप्त करके वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। क्योंकि ऊर्जा का हमने पहले ही बात की थी कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाता है? जब वो एनर्जी ऊर्जा लेता है। तो मुझे पता है कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर में स्थायी चीज नहीं होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे हम हो, तुम हो, दुनिया की कोई भी चीज हो। तो वापस क्या करना चाहेगी? वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आना चाहेगी। जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगी तो ऊर्जा क्या करेगी? उत्सर्जित। और उत्सर्जित ऊर्जा को जब फोटोग्राफिक प्लेट पे, कोई प्लेट पोलराइज प्लेट होती है, उस पर डाल के देखते हैं तो वो क्या करती है? वहां चमक उत्पन्न करती है लाइंस के रूप में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है, या लाइन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं। असतत होता है, क्योंकि जिसको अवशोषित कर लिया तो वो नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या बोलेंगे कि असतत है भाई, बिल्कुल प्योर नहीं आ रहा कि ये फिर ये वाली लाइन। तो लाइन क्या बीच में गायब है? कुछ लाइन तो है, कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको, उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि कैसा है? असतत है, ठीक है। आप चाहो तो इसको बना लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। अगर मैं एनर्जी की बात करता कि भाई जो ये अब इसने जो ये एनर्जी त्यागी, ये विकिरणों के रूप में होती है, ठीक है। किसके रूप में होती है? विकिरणों के रूप में। कि जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया और उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आया, तो जिसने एनर्जी त्यागी वो किस रूप में त्यागता है? विकिरणों के रूप में, ठीक है, विकिरण त्यागता है एक्चुअल में। उनको जब डाल के देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर तो चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को ही क्या बोल रहे हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो ये विकिरणों की अपन बोर मॉडल के आधार पर इनकी ऊर्जा, इन विकिरणों की क्या होगी और इनके तरंग दैर्ध्य के मान क्या कर सकते हैं? परिकलित कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। ऊर्जा के मान और तरंग दैर्ध्य के मान, कि जो ऊर्जा वो उत्सर्जित कर रहा है वो किस रूप में कर रहा है? विकिरणों के रूप में कर रहा है। तो इन विकिरणों की ऊर्जा कैसे निकालें, इनकी तरंग दैर्ध्य कैसे निकालें, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बोलता जैसे कि डेल्टा ई क्या आता? ऊर्जा अंतर, कि भाई ये यहां से यहां आया तो एनर्जी गैप क्या है? तो क्या बोलता मैं कि अधिकतम एनर्जी गैप माइनस निम्नतम। उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और निम्न की ऊर्जा। तो उच्च की क्या थी? E2, निम्न की क्या थी? E1। तो क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा अंतर E2 माइनस E1। अब ये तो मुझे पता था कि भाई दूसरे में से पहले में आया, लेकिन पता नहीं कहां से और पहले में आता या कहां से कौन से में आता। तो क्या बोलता मैं इसको? एक रूप में और लिख सकता था, उच्च ऊर्जा। इसका मतलब क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आया? निम्न ऊर्जा स्तर में। इसीलिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं कि डेल्टा ई बराबर मैं क्या लिख सकता था कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब अंतिम कोष की ऊर्जा बटे प्रारंभिक कोष की ऊर्जा, ठीक है। अभी पता होता 2 है तो 2, और अगर 1 में आता तो 2 माइनस 1 हो जाता, ठीक है, E2 माइनस E1। लेकिन पता नहीं हो जैसे कि अंतिम कोष कौन सा है पहला, तो हम बोलेंगे कि अंतिम कोष माइनस प्रारंभिक कोष का जो अंतर है वही क्या है? इनकी ऊर्जा अंतर, वही इनकी क्या कहलाएगी? विकिरणों की ऊर्जा कहलाएगी। भैया इतनी एनर्जी की विकिरणें आई कि इसकी जो ऊर्जा, उसकी जो ऊर्जा, उसका जो अंतर है, ये वाला अंतर, वही क्या कहलाएगा? विकिरणों की ऊर्जा। और मुझे पता है कि ऊर्जा E बराबर होता है, एक प्लांक का समीकरण पढ़ा हुआ आपने 10वीं में, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ाऊंगा। E बराबर एच न्यू और न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्बडा, तो SC अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो जो लैम्बडा और जो E होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, विकिरणों की तरंग दैर्ध्य और क्या ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंग दैर्ध्य मैं आगे पढ़ाऊंगा, वैसे तो हमने 10वीं में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि विकिरणें ऐसे चलती हैं, ऐसे। तो इनको जो कहते हैं ये सरंग
या नीचे वाले हिस्से को कहते हैं गर्त। तो दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, लैम्बडा कहलाती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य उसको बोलते हैं और आगे अच्छे से बात अपन करेंगे, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होगी, कम। इसका संबंध क्या है, ई बराबर एच न्यू, ठीक है, प्लांक की समीकरण बोलते हैं इसको। और न्यू बराबर होता है आवृत्ति बराबर सी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसीलिए आगे काम आएगा, इसीलिए इसको बताया ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और मैं आगे बात करता हूँ, आप इसको लिख लो फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब मैं बात करता हूँ कि मैं निकाल लूँ कैसे एनर्जी को, इस ऊर्जा अंदर को विकिरणों की ऊर्जा या मैं इनकी तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करूं। तो देखो, बोर ने एक समीकरण दिया, उस समीकरण में चाहूँ तो डायरेक्ट बता दूं, लेकिन हमको आना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमको आना चाहिए। देखो माना मैं यहाँ बना देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में, तभी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इसकी ये मान लूँ मैं कौन सा कोष है, ये मैं मान लेता हूँ ये है एन फाइनल और ये क्या है एन इनिशियल, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। कि वो तो अंतिम कोष है तो उसकी ऊर्जा तो ई फाइनल और ये प्रारंभिक कोष है उसकी एनर्जी क्या, ई इनिशियल। या ऐसे मत मानो, तो ऐसे मान लो कि ये तो N2 है, N2 कोष है और ये क्या है N1 कोष, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। इसका मतलब माना इलेक्ट्रॉन N2 कोष से N1 में आता है और उसको बोलते हैं संक्रमण, ठीक है। संक्रमण बोला जाता है उस चीज को, संक्रमण करता है। जब कोई चीज निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये इसका संक्रमण हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, ये बात होती है। अच्छा, तो अगर मैं एनर्जी निकालता तो देखो डेल्टा ई क्या आती, En2 माइनस En1 अंतिम कोष की ऊर्जा बटे प्रारंभिक कोष की ऊर्जा। कोष का नाम क्या दे दिया है, N2 और N1 नाम दे दिया। अगर मुझे प्रॉपर एक कोष की ऊर्जा निकालनी होती कि इस कोष में अगर इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बताया था, बोर ने बताया था, इसको मिटा दूं, बताया था कि बोर ने कि एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 गुणा Z² अपॉन N²। अब अगर दूसरे कोष की होती, अब अंतिम वाले की, तो क्या हो जाता N2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाती En2। अगर मुझे En1 निकालनी होती पहले कोष की तो क्या होता, -13.6 गुणा Z² अपॉन N1 का स्क्वायर, ये हो जाती पहले कोष की हो जाती। इसको मैंने N1 नाम दिया और दूसरे वाले को किसका दिया, N2। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में पढ़ रहे हैं, उनकी ऊर्जा उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में जो विकिरण आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आ रहा है तो ऊर्जा का या विकिरणों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। उन विकिरणों की ऊर्जा क्या होगी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अंतिम तो था N2 ले लिया मैंने और प्रारंभिक N1, तो N2 से N1 में आ रहा है। अगर मैं प्रत्येक कोष की निकालता तो भाई N2 कैसी निकालता, एक कोष की ऊर्जा जैसी निकलती है, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, बोर ने बताया था अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। पहले की वही कि जेड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु, अगर उसकी एक परमाणु की बात करेंगे तो उसी में एनर्जी लेवल होंगे, तो परमाणु समान है तो उसका परमाणु क्रमांक समान है, तो जेड क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक, तो वो क्या रहेगा, समान। ये उच्च ऊर्जा स्तर है तो N2 के लिए और ये निम्न ऊर्जा स्तर है पर्टिकुलर ऊर्जा स्तरों के लिए, तो ये आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे टोटल निकालनी होती है विकिरणों की ऊर्जा तो डेल्टा ई क्या करता, इसका मान क्या है N2 का 13.6 गुणा Z² अपॉन N2²। अब देखो ये तो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पे, और अगर मैं इसकी बात करता तो इसमें कैसा चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक, तो इसको रखेंगे तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई। तो ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक चिन्ह है। En1 का मान क्या है, -13.6, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ये, ठीक है। देखो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 13.6 Z² अपॉन N², ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखो आप लोग, कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो ध्यानपूर्वक, देखो क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा ई बराबर 13.6 कॉमन ले लूं, 13.6 Z² अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, ये N1 का स्क्वायर है, क्या है N1 का है ना, देखो N1 है। 13.6 गुणा Z² क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ, तो देखो अंदर क्या बच जाएगा, अरे तो माइनस तो कॉमन लिया नहीं तो ये उधर चला जाएगा N2 के साथ माइनस है, मैंने 13.6 कॉमन ले लिया और Z², तो ये माइनस में होगा ना 1/N2, तो और 1/N1 क्या प्लस में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/ क्या N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आया एक तो मेरे पास। चलो आगे बात करते हैं। देखो मेरी बात, मुझे पता है कि E बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, E बराबर होता है क्या, SC अपॉन
लैम्बडा बताया था ना अभी, ई बराबर एच न्यू और न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, तो एस सी अपॉन लैम्बडा। तो ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एस सी अपॉन लैम्बडा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, वही 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको मैं डाल देता हूं समीकरण नंबर 1 समझने के लिए, ठीक है। इसको आप भी कोष्टक में बंद कर लो। समीकरण नंबर 1, अगर समीकरण 1 में समीकरण 1 को दाईं तरफ, समीकरण 1 को दाईं तरफ मैं SC से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, SC से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे अगर मैं गुणा कर दूं, गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो देखो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दाईं तरफ इस वाली राशि में, तो ये क्या होगा SC अपॉन लैम्बडा। कहाँ से आया है SC अपॉन लैम्बडा, ई बराबर क्या होता है SC अपॉन लैम्बडा होता है। तो देखो SC गुणा 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा SC, क्योंकि गुणा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भाग भी दे रहे हैं। तो अगर इनको इसको फर्क नहीं, क्योंकि जब किसी राशि को ऊपर गुणा करते हैं और नीचे भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो जब तो 10वीं में मैथ में भी पढ़ते हैं, तो n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये SC से ये SC कट जाएगी, क्या कट जाएगी। तो देखो यहाँ लिखता हूँ क्या आया, ये क्या आया 1 लैम्बडा रह गया, और ये क्या आ गया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या रह गया नीचे SC, और वही 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो ये सारी राशि स्थिरांक है, परमाणु सेम है तो उसका परमाणु क्रमांक सेम, ठीक है, सेम होगा। वो तो केवल कोस चेंज होंगे, उसमें n का मान चेंज होता है। तो अगर यहाँ ही चेंज होता तो मैं यहाँ पे भी Z1 और Z2 लिखता ना, लेकिन Z तो सेम है क्योंकि एक ही परमाणु में तो बात हो रही है, उसका परमाणु क्रमांक सेम है तो प्रोटॉन की संख्या सेम है। H क्या है, प्लांक नियतांक, मैं आपको बता चुका है इसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। ये होता है प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, प्रकाश का वेग C होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सारी राशियाँ कांस्टेंट है, तो इनकी अगर मैं वैल्यू रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ से Z को बाहर निकाल दो। अगर इसकी मैं वैल्यू रख दूँ, Z तो अलग परमाणु के लिए अलग होगा, अगर परमाणु हाइड्रोजन है तो अलग होगा, हीलियम है तो अलग होगा Z का मान, क्योंकि परमाणु के अनुसार बदलता है, क्योंकि परमाणु के बदलने पर परमाणु क्रमांक बदलता है। तो ये जो राशियाँ हैं ये सारी की सारी कैसी हैं, स्थिरांक। तो इन स्थिरांक राशियों के स्थिरांकों के मैं मान रख दूँ, H का मान रख दूँ, C का मान रख दूँ, और उस 13.6 ऊपर है तो एक स्थिरांक प्राप्त होता है स्थिरांकों के मान रखने पर। आप तो सीधा याद रखना, चाहो तो आप घर रख के देख सकते रखने पर। आप इसको लिखो, फिर मैं आगे बनाता हूँ, ठीक है। देखो इसको लिया, ठीक है, इसको मिटा दूँ क्या ऊपर से मैं, यहाँ से आप वीडियो के पीछे जाके लिख सकते हैं, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ऊपर से। देख स्थिरांकों के जब मान रख दिए जाते हैं, आप चाहे रख सकते हैं कि H का मान ये होता है, C का मान ये होता है, तो एक स्थिरांक प्राप्त होता है R, कैपिटल R Z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही क्या कहलाता है, परमाणु स्पेक्ट्रम का समीकरण। इससे मैं उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य निकाल सकता हूँ, तरंग दैर्ध्य से मैं ऊर्जा निकाल सकता हूँ आराम के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 1 लैम्बडा और एनर्जी में क्या संबंध है। तो अगर तरंग दैर्ध्य आगे इसको क्या बोलें, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। यही है मेन समीकरण परमाणु स्पेक्ट्रम का। इसी पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इसको लिख लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जब तक लिखो उसको, ठीक है। इसी समीकरण को मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन पूरा लिखना है, ठीक है। नोट्स तो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप खुद के जो नोट्स बनाए वो ज़्यादा बेहतर होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो R है, R जो है इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। R को क्या बोला जाता है, रिडबर्ग नियतांक। R को बोला जाता है रिडबर्ग नियतांक, या क्या बोला जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी मैं आपको एक दो वैल्यू बता रहा हूँ जो काम आएंगी। एक तो इसकी वैल्यू होती है 109677, याद नहीं करनी, सब याद हो जाए। क्या याद करना है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक इसका मान जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आएगा। एक इसका मान होता है 1/r का मान होता है एक्चुअल में, वो ये याद रखने काम आएगा। 1/r की जो वैल्यू होती है वो होती है 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको याद रखना, इस वाली वैल्यू को। 1/r बराबर क्या होता है,
911 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करता, हाइड्रोजन एटम के लिए इस समीकरण को, ये तो सभी एटमों के लिए था, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करता परमाणु स्पेक्ट्रम का समीकरण, तो देखो क्या आता, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो जाता 1, अरे हो जाता कि नहीं हो जाता, Z 1 हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को या प्रोटॉन की संख्या को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि Z क्या है, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो देखो क्या समीकरण बनेगी, 1/λ। देखो 1/λ बराबर एक चीज और होती है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, 1/λ बराबर होती है एक न्यू बार, इसको तरंग संख्या बोला जाता है। ठीक है, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में भी तरंग संख्या क्या है, 1/तरंग दैर्ध्य जो होती है 1/λ, वो क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है, न्यू बार। तो आपसे तरंग संख्या भी पूछ रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/λ बराबर क्या होता है, न्यू बार। तो आप यहाँ से तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मुझे पता होगा Z जिस परमाणु का दे रखा होगा वो पता होगा, N1 का मतलब प्रथम कोष और N2 का मतलब अंतिम कोष, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो N2 और जहाँ पे आ रहा है वो N1। ठीक है, अभी मैं समय आपको क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, तब बात करेंगे। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1/λ बराबर, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है 1, तो Z² क्या हो जाएगा 1, तो क्या समीकरण बनेगी, R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इस समीकरण को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, IIT में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सब में आते हैं। ठीक है, इनको लिखो दोनों समीकरणों को अच्छे से इंपॉर्टेंट डाल के, लिख लिया। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, हाइड्रोजन के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर एनी एटम। हाइड्रोजन के लिए Z हट जाएगा, क्योंकि Z का मान क्या होता है 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो ये हट जाएगा। R की वैल्यू एक तो सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होती है ये, और 1/R याद रखना 911 एंगस्ट्रॉम, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी, मैं आगे बताऊंगा कैसे काम आएगी। 1/R क्या होता है, R क्या है यहाँ पर ऋणात्मक नियतांक होता है। ठीक है, देखो मैं इसको मिटा दूँ, वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ऊर्जाएं निकाली थी क्या, E1 E2 निकाली थी कि नहीं निकाली थी, निकाली थी, देखो निकाली थी फॉर हाइड्रोजन एटम। कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जैसे ये एनर्जी लेवल 1, N2 N3 N4 5 ऐसे सो ऑन, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका मान क्या है N1, दूसरा कोष N का मान 2, तीसरा कोष N का मान 3, चौथा N किसको बताता है, कोष की संख्या हो, N बराबर 5, ऐसी N क्या होगा, अनंत होगा ऐसी। ठीक है, तो देखो पहले अगर मैं लाइनों को बना रहा हूँ तो देखो ऐसे बना रहा हूँ, दूर दूर, फिर थोड़ी सी नज़दीक, फिर थोड़ी सी और नज़दीक, N बराबर 5, N बराबर 4, सॉरी, N बराबर 5 और सो ऑन। हाइड्रोजन एटम को यहाँ लिख देता हूँ। एनर्जी गैप क्या होता चला जाता है, ऊर्जा अंतर कम होता चला जाता है। ठीक है, लास्ट में जाके N क्या, अनंत। इसकी जो ऊर्जा थी हमने निकाली थी पहले कोष की, E1 निकाली थी ना हाइड्रोजन के लिए, ऐसे बना के, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। पहले कोष के लिए निकाली थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, ऐसी दूसरे के लिए निकाली थी, तीसरे के लिए निकाली थी। देख तो पहले के लिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करते तो कितनी आई थी, हाइड्रोजन के लिए E1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितनी आई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 कितनी आई थी -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी E4 कितनी आई थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी 100 निकाल देगा तो लास्ट में E अनंत एनर्जी कितनी आई थी हाइड्रोजन के लिए, 0। ठीक है, ये आती है अनंत पे 0 हो जाती है। इसका मतलब देखो आप क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं एनर्जी गैप की बात करूं तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, एन का मान बढ़ रहा है, तो देखो एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो अंतर निकाल के देखो, E1 और E2 का ज्यादा आएगा, E2 E3 का और कम आएगा, उससे भी कम आएगा, फिर उससे भी कम आएगा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। इन सब चीजों को हम किस में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या परमाणु स्पेक्ट्रा, उसी में तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक है, आता है कि नहीं आता। तो ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। निम्न ऊर्जा स्तर इसकी ग्राउंड स्टेट में आएगा। पहली जो अवस्था होती है, ऊर्जा स्तर होती है, N का मान 1 होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, आद्य अवस्था है। उसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो वो कहीं से भी आ सकता है, उस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा विकिरणों के रूप में। उसको जब फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल के देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो देखो ये लाइन पहले तो मैंने दूर दूर बनाई, ठीक है, फिर मैं इनमें एनर्जी गैप कैसा होता गया, कम होता गया, तो मैंने कैसी बना दी, पास पास बना दी। देखो दिख भी रहा है कि अगर यहाँ पर एनर्जी गैप निकालेंगे
इन दोनों का E2 माइनस E1 का, तो ये 10 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ निकालेंगे तो और कम आएगा, यहाँ निकालेंगे तो और कम आएगा, यहाँ निकालेंगे तो एनर्जी गैप जो शुरू के जो ऊर्जा स्तर उनमें कैसा आ रहा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा आ रहा है तो उनको कैसे बनाया गया है, दूर दूर। जैसे जैसे देखो अपन बढ़ रहे हैं, अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे आप E3 माइनस E2 का तो और कम आएगा, और अगर E4 माइनस E3 का निकालोगे तो और कम आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ रहे हैं, कोष की संख्या बढ़ रही है, उनमें ऊर्जा अंतर कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसीलिए मैं उनको मैंने कैसे बनाता गया, मैं पास पास बनाता चला गया। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ था, निम्न ऊर्जा स्तर में, उसी दौरान ऊर्जा का विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन। तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो बहुत सारी क्या लाइंस बन जाती हैं ऐसे, लाइंस लाइन लाइन ऐसे लाइन ही लाइन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रमी लाइन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रमी रेखा, या इनको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रमी लाइन। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अच्छे से क्या होती हैं। इसको लिखो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोगों के लिए। स्पेक्ट्रमी लाइन क्या होती है कि मुझे पता है कि जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में पढ़ रहा हूं, तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है, एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, कम। मैंने एनर्जी निकाल चुका हूं, ऊर्जाएं पहले हाइड्रोजन के लिए पिछले लेक्चरों में जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा, तो इनसे दिख रहा है कि भाई E1 E2 माइनस E1 का अंतर ज्यादा, E3 E2 का और कम, E4 E3 का ऐसे और निकालेंगे तो कम होता चला जाएगा। तो ये लाइंस क्या होंगी, जो ये ऊर्जा स्तर होंगे, जो ये कोष होंगे, क्या होते हैं, पास होते जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से भी पहले में आ सकता है, तीसरे से, चौथे से, पांचवे, बहुत सारी ये लाइन बन जाती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रमी रेखा बोला जाता है। जो कि इलेक्ट्रॉन जब पहले में आता है, उस आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। पहले में आता है, उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले में भी आ सकता है, तो दूसरे में भी आ सकता है, तो तीसरे में भी आ सकता है। तो निम्न ऊर्जा स्तरों के आधार पर इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर में आने के आधार पर स्पेक्ट्रमी लाइनों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस आधार पे कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है n बराबर 1 में, तो उसका नाम होता है, जिसमें बता दो, लाइमर श्रेणी होता है, उसको लाइमर श्रेणी बोलते हैं, लाइमर रेखाएं बोलते हैं। दूसरे में आता है तो उसको बामर बोलते हैं, ऐसे ही उनके नाम है, तो हम अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे। आप इसको लिखो, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली कक्षा में आता है, तीसरी से पहली कक्षा में आता है, चौथी से पहली कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्यों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी से पहली में आ रहा है जब क्या होगा, तीसरी से पहली में आ रहा है जब क्या होगा। ठीक है, तो देखो, इसको मिटा दूं मैं, देखो मुझे पता है आंसर। अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/λ। हाइड्रोजन है तो r, z स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि z का मान क्या होता है 1, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये सूत्र मेरे पास पहले ही आ चुका है, ये तू जानता है पहले से ही। पहला निकालते हैं, कहाँ से कहाँ आ रहा है, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, तो इसका मतलब n2 का मान कितना होगा 2, क्योंकि अंतिम ऊर्जा स्तर तो दूसरी से पहली में, और n1 का मान क्या होगा 1। n1 का मान सब में ही 1 होगा, क्योंकि देखो पहली में आ रहा है, इसमें भी पहली में आ रहा है, इसमें भी पहली में आ रहा है, और इसमें भी पहली में आ रहा है। तो ठीक है, n का मतलब मुझे पता चल गया। तो देखो 1/λ बराबर r, 1/n1 कितना है 1, तो n1 का 1 का स्क्वायर, n2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, लैम्बडा बराबर r, ये क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4, तो 4 ले लेंगे, इसका लेस है, तो 4 माइनस 1, अरे ये 4 हो जाएगा, अरे 2 दूनी के 4 तो 4, तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 एकम 4, 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा r, कोष्टक में क्या 3/4। मुझे क्या 1/λ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है। और अगर मुझे लैम्बडा निकालना है तो मुझे r का मान तो नहीं पता वैल्यू, लेकिन पता है मुझे r की वैल्यू, मैंने बताया था 1/r बराबर क्या होता है 911 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम भी पूछेगा आपसे, तो इसकी जगह इसको अगर मैं 1 के बटे में पहुंचा दूँ सारी राशि को, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 1/λ क्या हो जाएगा, लैम्बडा, इसको 1 के बटे में पहुंचा दूंगा तो 4 ऊपर चली जाएगी, और 3 क्या आ जाएगा नीचे, और 1/r, चूंकि 1/r बराबर क्या होता है, 1/r बराबर क्या होता है 911 एंगस्ट्रम। तो कितने से गुणा कर देंगे इसको, 911 एंगस्ट्रम से। इसको आप काटोगे तो 3 तिया के 9 और 2 3 7 21, ये लगभग ये आ जाएगा 1215 एंगस्ट्रम के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, समथिंग इतना ही आएगा। ये किसके लिए आया, जब n2 तो 2 था और n1 1 था। सेकंड निकालो, इतना आ जाएगा 1215, ये ध्यान रखो। दूसरा क्या, तीसरी से पहली में आ रहा है, तो तीसरी से पहले का मतलब n2 का मान कितना है
3 अंतिम कोस, और n1 का मान तो कितना रहेगा, पहले में आ रहा है तो n1 तो क्या रहेगा, 1 रहेगा n1, ठीक है। तो वही 1/λ, इसको मैं अलग कर देता हूँ, 1/λ बराबर क्या r, 1/n1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से, n2 1/n2 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता, तो 1/λ बराबर, दिख नहीं रहा क्या, दिख तो रहा होगा वैसे, तो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये क्या है r, ये क्या आ जाएगा 3 तिया के 9, 9 एकम 9, क्योंकि 1 का 9 तो 9 से गुणा ऊपर माइनस 1, ऐसे निकालना तो जानते होंगे, 10वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 निकालना सीख जाना, कोई बात नहीं। ये क्या आ जाएगा 8/9, अब मुझे लैम्डा निकालना है तो उल्टा कर दो, तो लैम्डा ऊपर 1/r, और ये 9 अगर ऐसे होता 1/8/9, 1 के बटे में करेंगे तो 9 कहाँ चली जाती ऊपर, तो 9/8, और 9/8 हो जाता, और r भी क्या हो जाता है 1 के बटे में आ जाता, 1/r बराबर क्या होता है 911 अंगस्ट्रम, तो कितने से गुणा कर देते 911 अंगस्ट्रम से। आप जब इसको सॉल्व करते, ये 8 एकम 8 और 1, 8 दूनी के 16, 5, 8 पंच 40, 8 एकम 8 और 1, ठीक है, तो ये 11, तो 8 एकम 8 और 3, 8 तिया के 24, ये लगभग आ जाता 1025 के समथिंग आ जाता, 1024 कुछ पॉइंट कुछ आ जाता, निकाल कर देखें इतना आएगा, ठीक है, ये लैम्डा आएगा इसका। अब निकालो तीसरे वाले का, वैल्यू लगभग सेम सी लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चक्कर हो सकता है। तीसरा का क्या है, चौथे से कहाँ आ रहा है, पहले में आ रहा है, इसका मतलब n2 का मान कितना है, अंतिम कोस जहाँ से आ रहा है 4, और n1 अगर पहले में आ रहा है तो n1 तो क्या रहेगा 1 रहेगा। फॉर्मूला हमारा वही सेम 1/λ बराबर r, ठीक है, वही z क्यों नहीं लगे, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन के लिए z 1 होता है। n1 का स्क्वायर, तो n1 कितना है 1, n2 का स्क्वायर तो 4, 4 का स्क्वायर 1/λ बराबर क्या r, और ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो 16 ले से आया, 16 एकम 16, 16 1 से 16 तो ऊपर 16 गुणा, ये 16 एकम 16 तो ऊपर कितना आ जाएगा -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/λ r, दिख रहा है ना, देख लेना कितना आ जाएगा 15/16। मुझे लैम्डा निकालना है तो सबको ऊपर ले जाओ, 1 के बटे में कर दो इसको, तो लैम्डा कहाँ चला जाएगा ऊपर, r क्या आ जाएगा 1 के बटे में, और 1/r क्या होता है 911 एंगस्ट्रम में बता चुका अभी, इसलिए बोला कि न्यूमेरिकल में चीज़ बहुत कम आएगी, इसी को याद रखना, ठीक है। तो ये 16 कहाँ चली जाएगी ऊपर, और 15 कहाँ रह जाएगी नीचे, और 1/r हो जाएगा, 1/r बराबर तो मुझे पता है क्या होता है 911 एंगस्ट्रम। 15 से इसको काट दो, 15 छक्की 90 और 1 15, ठीक है, 15 छक्की 90 और 1 11 0, 15 7 105, ये लगभग आ जाएगा इतना, इसको गुणा करो 16 7 16 16 96, ये आ जाएगा लगभग 9978 अंगस्ट्रम के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 978 अंगस्ट्रम आ जाएगा। इसका कितना आया लैम्डा की 978, इसकी कितनी आई 1024 और इसकी कितनी आई 1215, ठीक है। इसका मतलब जब n2 से n1 में आ रहा था तो वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, n3 से n1 में आ रहा है, तीसरे को से पहले में आ रहा है तो वैल्यू और कम आ रही है, और अगर n4 से n1 में आ रहा है तो वैल्यू और कम आ रही है। देखो लैम्डा यहाँ तो कितना आया 1215, यहाँ 1024 और यहाँ कितना आया 978। मैं बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ, आप खुद भी सोच सकते हैं, लिखो इसको फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। ये याद रखो कि n2 से n1 में आ रहा था तो नहीं आ रही थी वैल्यू, देख लो इसको, लिख लो कॉपी में, और n3 से n1 में आ रहा था तो नहीं आ रही थी, और n4 से n1 में आ रहा था तो नहीं आ रही थी। देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा, बता दो इसको, लिख लो इसको वीडियो को पीछे जाके, इन वैल्यू को याद रखना, बस लिख सकते हो आप, लिख ले, मिटा रहा हूँ। देखो ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही थी। देख n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था, एक तो n2 से, n3 से और n4 से, n बराबर 2 कोस ऐसे ही बनाऊंगा, n बराबर 3 और n बराबर 4। इसकी ऊर्जा क्या E1, इसकी ऊर्जा क्या होती है E2, इसकी E3 और इसकी E4। एक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है n2 से n1 में, यही था, एक कहाँ से आ रहा है n3 से n1 में, और एक कहाँ आ रहा है n4 से n1 में। इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू आई वो कितनी आई 1215, और जब n3 से n1 में आ रहा था, n3 का तीसरे कोस से पहले में, तो वैल्यू कितनी आई थी 1024 के आसपास, और जब n4 से n1 में आ रहा था तो वैल्यू कितनी आई थी 978। इसका मतलब देखो
कि जैसे जैसे यहाँ एनर्जी गैप कितना था, इतना E1 और E2, जब N2 से और N1 में आ रहा था तो एनर्जी गैप कम था और लैम्बडा कैसा आ रहा था, ज़्यादा। जब N3 से N1 में आया तो ऊर्जा अंतर बढ़ा, और जब N4 से N1 में आया तो ऊर्जा अंतर और ज़्यादा बढ़ा। तो जैसे जैसे ऊर्जा अंतर बढ़ रहा है, लैम्बडा के मान या तरंग के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि E इस व्युत्क्रमानुपाती क्या 1/λ। तो जैसे जैसे ऊर्जा अंतर बढ़ रहा है, लैम्बडा के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य कहाँ आएगी, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम लैम्बडा का मान कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ संक्रमण कर रहा है, दूसरे कोष से पहले कोष में। ठीक है, संक्रमण का मतलब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसलिए कहाँ से कहाँ आएगी, जब N का मान तो कितना है, N2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, N1 में। ठीक है, तो ये आएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो लैम्बडा का मान क्या हो रहा है, कम, क्योंकि एनर्जी और लैम्बडा एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली। ये तो हमने सैद्धांतिक रूप से देख लिया, और अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया वो हमने प्रायोगिक रूप से भी देख लिया कि भैया एनर्जी और लैम्बडा एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स। अगर मैं ऊर्जा स्तर बनाऊँ तो इनमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे ऊर्जा अंतर बढ़ रहा है तो हमारी जो वैल्यू जो आंसर आ रहे थे उनमें क्या हो रहा था, लैम्बडा के मान में क्या आ रही थी, कमी। इसका मतलब बोलूँ सबसे कम लैम्बडा कहाँ आएगा, सबसे कम को अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम। जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कहाँ से कहाँ तक हो तो हम बोलेंगे भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है N अनंत से और कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लैम्बडा मिनिमम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अधिकतम लैम्बडा कहाँ होता है, N2 से जब N1 में आ रहा है, दूसरे कोष से पहले कोष में आ रहा है तो अधिक लैम्बडा अधिकतम, क्योंकि ऊर्जा अंतर कैसा होता है, निम्नतम होता है। और जब N अनंत से N1 में आ रहा है तो वहाँ पर ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा, तो लैम्बडा का मान क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होगा। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होता है, तो हमने ये प्रूव भी कर ली है। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रमी सीरीज क्या होती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। इसमें हमने बात कर ली कि कैसे जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा हो रहा है उसमें कैसे तरंग दैर्ध्य निकालें। ठीक है, तरंग दैर्ध्य से हम तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि तरंग दैर्ध्य और तरंग संख्या क्या होते हैं, 1/, तरंग दैर्ध्य ही क्या होती है, तरंग संख्या, न्यू बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इससे ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लेक्चरों को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।